जेई मेंस फिज़िक्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर है एटम्स और उसमें हमारा टॉपिक 1 है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको रदरफोर्ड मॉडल या एक्सपेरिमेंट जब आए तो गाइगर मार्शन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। रूट D1 एंड रूट D2 are the impact parameters corresponding to scattering angles 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approaching a gold nucleus। तो यहाँ पर एक टर्म आया है इम्पैक्ट पैरामीटर और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब एक अल्फ़ा पार्टिकल एक गोल्ड न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो 60 डिग्री अगर स्कैटरिंग एंगल है तो इम्पैक्ट पैरामीटर रूट D1 है, और अगर 90 डिग्री स्कैटरिंग एंगल है तो इम्पैक्ट पैरामीटर रूट D2 है। फॉर D1 इज इक्वल टू एक्स D2, तो अगर D1 बराबर एक्स D2 है तो x की वैल्यू क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2022 मेंस में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है, जैसे बोर्ड में इसके डेफिनेशन पूछा गया था। तो जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के सेंटर से मान लेते हैं एक लाइन गुजर रहा है, ये वाला है ना, और एक अल्फ़ा पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियस को, है ना। न्यूक्लियस के ऊपर जाएगा पर यह एटम को ऐसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाएगा और उसका जो लाइन हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन, वो ये हो जाएगा, और न्यूक्लियस का सेंटर से लाइन ये हो जाएगा। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और इसे जनरली स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला, ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये, व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज़ फार अवे फ्रॉम द एटम। तो अभी एटम से ये दूर है, अभी उसके पास नहीं है, पर फिर भी इसका लाइन ऑफ एक्शन यही हो जाएगा। तो लिखने के टर्म्स और लैंग्वेज आप देख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में इंपॉर्टेंट है पर यहाँ मेंस में तो हम लोग सिर्फ जान लेते हैं। तो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है इम्पैक्ट पैरामीटर b, ठीक है। मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो b बराबर z एटॉमिक नंबर टाइम्स e स्क्वायर कॉट θ/2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इस एटम चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जैसे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, रेडियस का एक्सप्रेशन, बी का एक्सप्रेशन, और रेडियस वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन जो R0 की वैल्यू आती है। तो इन सब को आप एक जगह लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है D1 और D2, तो एक तरह से इसे कंपेयर करना है D1 बाई D2, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये D1 और D2 क्या है, ये b ही है जिसको D1 D2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर थीटा है। तो हमें बस थीटा से एक चाहिए कि वेरिएट कैसे वेरिएंस हो रहा है, दोनों में क्या क्या रिलेशन है। तो b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट θ/2, ठीक है। अब हमारा 60 डिग्री पे b की वैल्यू रूट D1 है और 90 डिग्री पे b की वैल्यू रूट D2 है। तो मान लेते हैं b1/b2 कितना हो जाएगा, कॉट θ1/2 कॉट θ2/2, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। b1 की वैल्यू रूट D1 है और θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है, पुट कर दिया। b2 की वैल्यू रूट D2 है और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 45 डिग्री, tan 30 1/√3, तो cot 30 √3, और tan 45 1, तो cot 45 भी 1, और b1 रूट D1, b2 रूट D2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रूट D1 बराबर √3 D2 आ जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो D1 बराबर 3 D2, ये रिलेशन आ गया, और इसको कंपेयर कर देंगे D1 बराबर x D2 से, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 × 10⁻⁻14 मीटर
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। तो वही कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे कि एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर इफ़ द टारगेट न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर 80। तो अगर z की वैल्यू 80 है, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर जो भी है उसको कन्वर्ट करना होगा 10⁵ में, और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी ध्यान रखनी है और क्या यूनिट है उसका भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है मेंस का। 1/4πε0 की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁹ और SI यूनिट है ना, यहाँ पर जो SI यूनिट होगा। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है 6.72 × 10⁻27 kg। ये क्वेश्चन मीन्स 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये पूछा गया है, तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर चेंज लिया गया है इनिशियल मतलब फाइनल क्योंकि मोमेंटरीली रेस्ट पर आ जाता है उस पॉइंट पर और फिर रिवर्स करता है डायरेक्शन, तो ज़ीरो वहाँ हो जाएगा। और इनिशियली क्या है, हाफ mv², तो kf माइनस ki, ओके। और यहाँ पर माइनस साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r0 यहाँ हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमने अभी r0 ली हुई है, फिर हम लोग पुट कर देंगे और k की वैल्यू -1/4πε0 q1 हमारा क्या है, ze होता है, z की वैल्यू 80, तो 80e और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e, तो 80e टाइम्स 2e ये हो गया। 1/4πε0 की वैल्यू ये हो गई और r0 की वैल्यू ये हो गई, है ना। यहाँ पर हाफ mv² है, तो ये हाफ, ठीक है, mv², तो m की वैल्यू दी हुई है इतनी, तो वो पुट कर दिया और v²। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम v² की वैल्यू लेंगे तो v² की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 10⁻9 है, 10⁻19² तो 10⁻−19 का स्क्वायर -38 है ना, -19 और 2 तो इंटू हो जाएगा। यहाँ 10⁻27 और यहाँ 10⁻14। इसको आप सॉल्व करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 और 1.6 का स्क्वायर, तो ये हो गया। इसको थोड़ा हल्का नीचे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 12 मिस हो जाता तो दिक्कत हो जाती। 10⁻12 इसको जब आप सॉल्व करिएगा इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को तो 243.08 आ जाएगा, ठीक है। फिर v है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये 15.6 आ जाएगा अप्रॉक्स, और ये इसका पावर हाफ जब उधर रूट होगा तो 6 हो जाएगा। पर हमें 6 में नहीं 5 में चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10⁵, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁵ में तो 156 आ जाएगा। तो 156 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब 10⁵ तो नहीं, बस ये 156, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 156। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने अपना टॉपिक 1 पूरा कर लिया है। अब हम टॉपिक 2 शुरू करेंगे, बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एनर्जी हो जाएगा, पहले एनर्जी और उसके संग रेडियस, और रेडियस फिर उसका वेलोसिटी, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो कुछ को एक साथ लेके करेंगे और कुछ को हम लोग एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, पर इसके बाद वाले क्वेश्चन जनरली आपके एनर्जी और रेडियस इनसे रिलेटेड है, ठीक है। और फिर और उसके आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब और भी इम्पॉर्टेंट है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे उससे पूछे गए हैं। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस शो होंगे, ठीक है। फोटोन जो एमिट होगा जब ट्रांजिशन होगा तो फिर उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और वेवलेंथ क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक 2 है ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर और भी सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे।
टॉपिक 2 बेसिकली टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में ही सब आ जाएगा, लेकिन एक डी ब्रॉगली का जो है छोटा सा टॉपिक, इसमें डुअल नेचर में भी है पर इसमें भी छोटा सा है, उसको भी हम लोग टॉपिक 3 या फिर उसके आगे देख लेंगे। जितने टॉपिक्स बने हम लोग धीरे धीरे एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और टॉपिक 1 अपना कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 शुरू करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, द वेव्स एमिटेड बाय अ मेटल टारगेट, द वेव्स एमिटेड व्हेन अ मेटल टारगेट इज बॉम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई मेटल टारगेट को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड किया जाता है तो कौन से वेव्स एमिट होते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज या रेडियो वेव्स। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था मेंस में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 और क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे।